है, यूपी में चुनाव है और पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से आपके सामने है। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी जबरदस्त रफ्तार में है। अखिलेश यादव का आक्रामक प्रचार है, एक तरफ विकास का बल है तो दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन का दमखम है। 2014 के बाद बीजेपी के चुनावी शौर्य का गणित है तो विपक्ष को हर 5 साल के बाद बदल जाने वाली सत्ता की केमिस्ट्री का सहारा। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों के गणित का मैजिक चलेगा या केमिस्ट्री की मिस्ट्री भारी पड़ेगी? नेताओं के दावे और नारे के बीच सियासत की जमीन की हकीकत जानने के लिए हम लेकर आए हैं हर शनिवार अपना खास चुनावी शो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी के लिए सीटों का कयास लगाएंगे। इस शो के जरिए हम जो आंकड़े मौजूद हैं उनके आईने में हर हफ्ते सियासी मुद्दों को परखेंगे ताकि नारों के शोर में चुनावी माहौल की सही तस्वीर आप तक पहुंच सके। बीजेपी बार बार विधानसभा चुनाव में 300 सीट का प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है तो अखिलेश यादव 400 सीट की ताल ठोक रहे हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के पहले एपिसोड में देखिए किसके दावे में है कितना दम। सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। सुधांशु द्विवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से हमारे साथ और इन आंकड़ों में इनका भी बहुत सहयोग है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आंकड़े मौजूद हैं उनके जरिए सही तस्वीर आपके सामने रखें। अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही है और जो लोग जानते हैं इससे पहले वो भी न्यूज में थी तो बड़े दिनों के बाद मुझे लगता है स्टूडियो पहुंची है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले जरा जो दमखम हर नेता अपना दिखा रहा है और दावे कर रहा है वो सुना देते हैं। 300 प्लस समझाएंगे। 300 प्लस बिल्कुल एक तरफा। और चुनाव जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे हमारी सरकार बनने का आसार तो है ही, लेकिन 300 प्लस के नंबर के साथ जाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। मैं आपको बताता हूं 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। हम संदेश लाए हैं कि बदलाव होना चाहिए, कि लोगों को अपनी जरूरतों के लिए और अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना है, खुद लड़ना है, ये मेरा संदेश है। तो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा कोई 300 का दावा कर रहा है, कोई 400 का दावा। दावे तो खैर दावे हैं, लेकिन क्या है हकीकत ये दिखाने के लिए हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि आखिर पिछले 4 से 5 चुनाव में किसकी क्या स्थिति रही। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में किसी की सत्ता में वापसी हुई ही नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यूपी का चुनावी हिसाब किताब। साल 2002 से शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी कुल 403 सीटों पर लड़ी थी और सीटें उसके हिस्से में आई 88। जी हां, 88 सीटें सिर्फ उसकी हिस्से में आई और 20% के आसपास संजय जी उनका वोट परसेंटेज रहा था। लेकिन उस समय 143 सीटें 403 लड़ी थी, 143 सीटों पर कब्जा रहा समाजवादी पार्टी का और 25.37% वोट उनके हिस्से में आए। अगला जल्दी जल्दी दिखाइए। बीएसपी ने उस वक्त 98 सीटें। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस वहां पर सबसे ऊपर रही और उन्होंने 23.06% बीएसपी ने वोट लिए थे। और कांग्रेस 25 सीटों पर जीत उन्हें मिली 403 में से और 8.96% सबसे नीचे उस पायदान पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रही। अब ये साल 2002 से हमने शुरुआत की है, अब आपको सीधे उसके बाद लेकर आते हैं साल 2007 पर और दिखाते हैं कि साल 2007 में क्या हिसाब किताब रहा था सीटों का। तो सबसे पहले यहां पर जब आप यूपी में चुनावी हिसाब किताब देखते हैं तो 403 में से 51 सीटें बीजेपी को आई थी। उनकी परफॉर्मेंस पिछली बार से गिरी थी, 16.97 पर आ गए, वो 20 से ऊपर उनका पहले वोट परसेंटेज था। और फिर दिखाइए समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें आई थी। साइकिल वाले को 97 सीटें, इनकी भी परफॉर्मेंस गिरी 25.43 और उसके बाद बीएसपी का वोट परसेंटेज दिखाइए, वो पहुंच गए 30.43 पर और 206 सीटें उस वक्त बीएसपी की जबरदस्त जीत हुई थी। ये 2007 की बात है, लेकिन 2007 में ही 22 सीटों पर एक बार फिर से सबसे नीचे इस जो बड़ी पार्टियों की लिस्ट में 8.6% के साथ
403 सीटों में से कांग्रेस लगभग उतना ही वोट परसेंटेज अपना मेंटेन रख रहे हैं, लगभग 8-9% वोट उनका मेंटेन। हाँ, 8-9% वोट मेंटेन रहा। अब अगला हम आते हैं 2012 पे, हम आ चुके हैं बहुत करीब। फिर 2017 हम आपको दिखाएंगे। 2012 में 47 सीटें बीजेपी की आई थी, फिर परफॉर्मेंस गिरी, 15% सिर्फ वोट शेयर रहा। समाजवादी पार्टी दिखाई है, उन्होंने 224, बड़ी ऐतिहासिक जीत थी, 224 सीटें और 29.13%। बीएसपी का दिखाइए जल्दी से आंकड़ा, बीएसपी की परफॉर्मेंस गिरी और वो 80 पर इस बार। मतलब हमेशा आप देखिएगा इसको, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कैसे सीट एक तरह से पलटता रहा है और वो 80 के जो पिछली बार समाजवादी का था वो इस बार बीएसपी का हो गया और 25.91% वोट उनको मिले। अब जल्दी से अंजना जी, असल बात जो बताना इन आंकड़ों से कि अगर आप पिछले 20-25 साल में देखें तो यूपी में कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव जीत कर नहीं आई। असल आंकड़े यही हैं। और इसमें आप देखिए कि सीट कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा, 22 से वो 28 पर पहुंचे और 11.65% उनको मिला था। जल्दी से अब 2017 पर आइए, जिससे हम अंदाजा लगा लेंगे पिछली बार से इस बार बीजेपी कहां जा रही है, क्या सत्ता वापसी हो जाएगी। आज का थीम ही हमने यही रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दोबारा जीत कर नहीं आई है। हम आपको एक एक मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे कैसे सब बदले हैं। 403 ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई सुधांशु जी की पार्टी की 312 सीटों के साथ और 40% के आसपास इनका वोट परसेंटेज पिछली बार 2017 में रहा था। योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, मोदी के नाम पर, पीएम के नाम पर इलेक्शन वहां पर ये गए थे। 403 में से 47 पर सिमट गए थे भदौरिया साहब की पार्टी। 21.81% इनका वोट रहा था। बीएसपी जल्दी से दिखाइए, बीएसपी 403, 19 सीटें, सिर्फ 19 सीटें। आप कल्पना कीजिए बीएसपी कहां पर पहुंच गई थी। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी जबरदस्त लुढ़की और वो 7 सीटों पर सिमट कर रह गई, 6.25। मतलब पिछले 4 चुनाव में से उनके लिए सबसे जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट देखी गई थी। तो ये हमने आपको हिसाब किताब 2017 तक का दिखा दिया। संदेश साफ है, कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है उत्तर प्रदेश में। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं उन मुख्यमंत्रियों के नाम। 1989 से करिए शुरुआत और बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे सत्ता वापसी सबसे बड़ा सपना उत्तर प्रदेश की जमीन में है। 1989 में पार्टी तब जनता दल मुलायम सिंह यादव की थी और वो सीएम बने। फिर 91 में बीजेपी के सीएम कल्याण सिंह साहब रहे। तो ये 2 साल का जो फासला था और उसके बाद से बीजेपी के कल्याण सिंह साहब वहां पर सीएम बन गए। फिर बाजी पलटी 1993 में, देखिए समाजवादी पार्टी बनाकर और इधर मुलायम सिंह चुनाव में उतर गए। उधर 1997 में 97 में मायावती सीएम बनी। कोई सपना पूरा कर ही नहीं पाया। हाँ, एक गैप के बाद जरूर वापसी हुई, एक टर्म के बाद जरूर वापसी हो पाई, लेकिन लगातार सत्ता पर कोई काबिज नहीं हो पाया। 2002 में सीएम मुलायम सिंह बने और फिर बीएसपी की 2007 में, मतलब एसपी बीएसपी यही चल रहा था उस वक्त तक। मायावती बन गई 2012 में, फिर एसपी और एसपी की जीत में इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और 2017 में बीजेपी की जब ये जीत हुई तो योगी आदित्यनाथ। तो हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से ये दिखा दिया कि कोई भी मुख्यमंत्री वापस सत्ता में नहीं आ पाया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या इस बार ये रवायत बदलने की उम्मीद है? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से एक कमेंट इस पर ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम आंकड़े आपको दिखाएंगे वो बहुत दिलचस्प हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रही है वीज़ावी जो उन्होंने परफॉर्म किया था 19 लोकसभा चुनाव में, यानी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता बताई जाती है, उसके बाद राज्यों में क्या हाल हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी इसी पर शुरुआत करते हैं। हमने आंकड़े बता दिए, हमने तस्वीर पूरी कहानी लंबी सुना दी। सार सिर्फ एक ही है कि कोई मुख्यमंत्री वापस सत्ता में यूपी में नहीं आ। मैं आपके आंकड़े में संशोधन कर देता हूं। 1962 से विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1985 कोई पार्टी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आई है। हाँ। पर चिंता मत करिए, हमारी 312 सीटें आई थी। यूपी के इतिहास में किसी पार्टी की 312 सीटें नहीं आई थी। और यह भी याद रखिए कि केंद्र में भी 1984 के बाद हमने स्पष्ट बहुमत पाया था और पंडित नेहरू के बाद मोदी जी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लगातार चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाई और स्पष्ट बहुमत पाए। इंदिरा जी भी कभी लगातार 2 चुनावों में बहुमत नहीं पा पाई थी। इसलिए मैं कहता हूं एकदम आश्वस्त रहिए। जो आपने आंकड़ा दिखाया, समाजवादी पार्टी अपने पूरे शबाब पे 29.5% पे थी और हम 39.67 आपके हिसाब से, यानी हमारे और उनमें 10% का गैप है जब वो अपनी पीक पे थे।
नहीं कहा वो तो 29 तक गए सर 2012 के 29.5 2012 में, ठीक है, और हम 39.67 यानी लगभग 10.5% का गैप है उनकी मैक्सिमम और अभी हमारी वो तो कह रहे हैं अखिलेश जी की भीड़ रैली में जितनी भीड़ आ रही है वो योगी जी में भी नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूं देखिए अब आप देखने तो दीजिए, भीड़ आ रही है वो सारी बात सही है। मुलायम सिंह जी जहां तक ले जा पाए थे, अभी जो आज हम आंकड़े बात कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं ना हमारी भी तो लोकसभा में 42 तक रही, हम कहेंगे हम 45% वोट पाएंगे। अब अखिलेश जी तो दावा कर रहे हैं 400 सीटें पाएंगे, तो आप उनसे पूछ लीजिए 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं पहले ये बता दें। इसलिए रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, रियलिस्टिक बात करेंगे तो हम ही लोग बात कर रहे हैं। 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री जाके कहते हैं कि 300 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी, तो लेकिन वो भूल जाते हैं 3 के आगे 2 जीरो लगाते हैं, 3 के चूंकि 3 के पीछे 2 जीरो लगाते हैं। आपको तो आगे जाने की आदत है, इसलिए आप 3 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए तो आपकी 3 सीटें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भीड़ का मामला है, आपको 3 तो, आपके लिए छोड़ा है। सुनिए, जहां तक भीड़ का मामला है, आपके तो मुख्यमंत्री जाते हैं, हेलीकॉप्टर कई बार दौड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000-2000 लोग आ जाते हैं, वरना भीड़ कहाँ है आपका? जनता ने तो आपका साथ छोड़ दिया, जनता आपका साथ छोड़ चुकी है। क्योंकि आपके ही आंकड़ों को अगर मान लिया जाए तो 2012 में समाजवादी 47 पे थी, 2012 में आप 47 पे थे, और 2017 में हम 47 पे थे, सरकार में आप थे। अब हम 400 पार कर रहे हैं, आप उस 3 पे आ जाएंगे। चूंकि आपने अभी भी देखो, अभी भी पीछे चले गए 1962 में, 19 आप पता नहीं क्यों आगे देश को क्यों नहीं ले जाना चाहते। आप कभी आगे की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हमेशा 1970, 1960, 1950। अरे भाई 2014 के बाद तो आप कहते हो कि हिंदुस्तान का उदय हुआ है आपके हिसाब से, तो आप उसके आगे की बात करो ना कि आप कहां ले जाना चाहते हो। आपने जो दिया है हिंदुस्तान को, क्या दिया है आपने? बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई, जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। आप जिस चुनाव में जाओगे तो कभी व्यक्तिगत हमले शुरू कर दोगे, कभी लाल टोपी बताओगे और भूल जाओगे कि क्रांति का प्रतीक है। भाई लाल रंग तो क्रांति का प्रतीक है, और हनुमान जी तो पूरा लाल अपने रंग पे सिंदूर लगा के चलते थे, और हमने बोला था लाल दे लाली लसे, उस दिन आप बड़ा हल्ला मचा रहे थे। और ये भी कहा आरुधल लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो आप बजरंगबली का भी अपमान करने लग जाते हो, अपने सत्ता पाने की लालच में आप ये भूल जाते हो कि एक छोटा सा जवाब फिर मैं सुप्रिया जी के पास है। नहीं, टोपी को सियासी हथियार बना रहे हैं। नहीं, पहले तो इनको बात टोपी तो आरएसएस की भी है, जेपी की भी थी, महात्मा गांधी की भी थी। नहीं अंजना जी, एक बात टोक दें, जिनको टोपी पहनाने की आदत है वो हमेशा टोपी की तो बात करेंगे और दूसरी बात तो कर ही नहीं सकते। टोपी पहना रहे हैं आप देश को। टोपी किसने पहनाई है पूरे देश को पता है। समाजवादी पार्टी ऐसी टोपी पहनाती है कि इन्हीं के एक कवि हुए हैं अदम गोंडवी, खुद समाजवादी थे, और उसके बाद वो इतना आजीज आ गए समाजवादियों की हरकतों से कि उन्होंने लिख दिया था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। उनका लाइन है, ये चढ़गुंडन की छाती पे नहीं था, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अब मैं आपका तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। देखिए, जब इनकी सरकार आई तो उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी 17%, आज है 4%। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए थे 47,000, आज है 94,000। कितने परसेंट? झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ आंकड़े बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। 9%, अपने टर्न का इंतजार करिए, झूठ ना बोलो। अच्छा, उस दिन आप भूल गए थे, इस समय विकास दर देश की कितनी है? 6.9, आप बोल दो 7.5, क्योंकि आप तो बोल दोगे, मैं बोल रहा हूँ 6.9। 8.4 है जनाब, कहां भूल गए आप? अच्छा ये बताइए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई दर कितनी है? महंगाई बताया आपको? हाँ, आप यूपी नहीं, महंगाई की दर कितनी है बता रहा हूं ना, कहां की? ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, आंकड़ा बताइए, आंकड़ा। सुन तो लो, आलू टमाटर मत बोलिएगा। खुदरा महंगाई की दर 6.3, और अगर आप जाएंगे तो थोक की महंगाई की दर तो 10.2। आप बताओ भैया 4.8 है। अरे छोड़िए, कहां चक्कर में और कोई भी जाकर चेक कर सकता है। कह दो ना 1%। मगर हम एक बात टोपी पर जवाब दे दो, जल्दी से टोपी पर जवाब दे। इन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। अरे ये विदेश की उधार ली हुई मानसिकता में क्रांति का प्रतीक है, जहां लेफ्टिस्ट होते थे। हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक भगवान होते थे, हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक भगवान, इसीलिए भगत सिंह को गाना गाते थे। समाजवादी हनुमान रूपी लाल टोपी पहन के समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बीजेपी समाज में अन्याय कर रही है, किसानों को रौंद दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, और खून और हमने टर्न पे बोलिए, तरीका ठीक नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं, तरीका ठीक नहीं है।
आपके अखिलेश जी ने कहा लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग कम्युनिस्टों में क्रांति का प्रतीक है, हमारे यहाँ भगवा क्रांति का प्रतीक है। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था मोरा रंग दे बसंती चोला, और ये वही भगवा रंग था जिसके लिए उन्होंने कहा था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, वो भगवा रंग था जो महाराणा प्रताप के झंडे पर था, जो गुरु गोविंद सिंह के झंडे पर था। बहुत अदावत है। अच्छा, हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी का एक ही वाक्य था, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। बोलिए राम काज के साथ नहीं, और बोलिए आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने छेड़ दिया तो सुन लो, आप मेरे साथ बोलिए। जटाटवी गलत गला मिलम लंबता भुजंग देश में चुनाव होता है, आप ऐसे जाओगे तो देश में चुनाव है सर, धार्मिक अनुष्ठान करने थोड़ी बैठे हैं, देश में चुनाव है। आप लोग एक सेकंड असल मुद्दों को टोपी मत पहनाइए। भी सुनाई तो रावण वाली सुनाई, अरे नमामि शमीशानि से नमामि शमीशानि निर्माण रूपम निगम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाश महाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम ज्ञान ज्ञान गोतीत निशम गिरिशम करालाम महापाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम नतो। हमारे दर्शक समझ गए हैं कि आप लोग असल मुद्दों को मिलकर टोपी पहना, बस यही हो रहा है। सुप्रिया शिनेत, आपका बैंड बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल है कि जमीन बहुत आपने, ये जो आपका लोगो है उसको आपने पहना है, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है और जहां पर आप लोग सिमटे हुए हैं वहां पर कुछ आगे दिख नहीं रहा है। किस बना पर आपको लगता है कि आप महिलाओं को 40% टिकट देंगे तो आपकी पार्टी कमाल कर देगी? मैं दो बातें बोलूंगी, मेरा गला थोड़ा खराब है और मैं आशा करती हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही हूं, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अदम गोंडवी की बात हुई। अदम गोंडवी की दो लाइनें मैं भी बोलना चाहती हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह विज्ञापन जिस तरह से दिखाए जाते हैं, पूरा शहर, आप लखनऊ चले जाइए, कोई चौराहा नहीं है, कोई चौबारा नहीं है जो होर्डिंग से झूठे दावों से पटा नहीं हुआ है। चाहे वो कोरोना काल की बातें हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो। और सच तो ये है कि जितना शोषण हर वर्ग का उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार में हुआ है, शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। आपने क्योंकि महिलाओं की बात करी, आपने 40% महिलाओं के हमारे इस वादे की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें, और क्योंकि यहां पर रंगों की बात हो रही थी, मैं जरूर ये कहूंगी कि राजनीति को रंगों में मत बांटिए। रंग की अपनी रौनक होती है, रंग का अपना तेज होता है। खैर, महिलाओं के 40% की आपने बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दे अंजना जी ऐसे हैं जो शायद राजनीति से, शायद चुनावों से, शायद आंकड़ों से ज्यादा हैं, और मुझे दुख होता है ये कहते हुए, और ये पहले हो जाना चाहिए था। इसमें मैं कांग्रेस को भी दोषी मानती हूं। आज सदन में और आज विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति मिलाकर 15% से हिंदुस्तान में कम है। कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब हम महिलाओं की बात करेंगे। हर क्षेत्र में महिला है। राजनीति में महिला के आने का सबसे बड़ा विरोध क्या है? 30 लाख पंचायती राज में 10 लाख महिलाएं हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आता है विधानसभा, उसमें सिर्फ 334 महिला विधायक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पार्टियां महिला विधायकों को, महिला प्रत्याशियों को टिकट नहीं देती। हम अगर इस पर संजय जी, हम लोग एक शो कर लेंगे, पूरा 1 घंटे का शो, तमाम डेटा इकट्ठा। मैं जानना चाहती हूँ, क्या भाजपा ये करने की कुवत रखती है? वो फुल मेजोरिटी में है, क्या वो 33% आरक्षण करेंगे? इस बात का मैं जवाब चाहती हूँ, छोटा सा जवाब। और एक महिला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, दे दिया 40% महिलाओं को। दीजिए ना, छत्तीसगढ़ में दीजिए, प्रतिनिधिमंडल दीजिए, पंजाब में दीजिए, जहां आप हैं सत्ता में। आप हमसे कुव्वत पूछ रहे हैं, जहां कुव्वत है आपकी करके दिखाइए तो। और आपने बहुत अच्छा कहा कि तरह तरह के आपको पोस्टर नजर आ रहे हैं, बहुत गलत नजर आ रहे हैं। मत देखिए पोस्टर की तरफ, लखनऊ कांग्रेस कार्यालय देखिए, जहां राजस्थान से आया हुआ बेरोजगार स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति के आगे जाके साष्टांग दंडवत कर रहा है कि बहन प्रियंका हमारी बात तो सुन लीजिए। हम उस राजस्थान से आए हैं जहां राहुल गांधी ने कहा था 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 3.25 साल हो चुके हैं, अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए आपने जो बात कही, आंशिक दृष्टि से सहमत हूं। कथनी और करनी का जो अंतर है, रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा। सत्ता वापसी आज वाले टॉपिक में छोटा सा जवाब जरूर देना चाहती हूँ। आपने राजस्थान की बात करी, कानपुर के उस वीडियो पे आप क्या कहेंगे जहां पर एक लड़का अपनी बच्ची को गोद में लेके कह रहा है बच्ची को लग जाएगा, लेकिन आपकी निरंकुश पुलिस रुक नहीं रही है। ये ठोको नीति आपने जनता के लिए बनाई है, जिसको आप परिवार बताते हैं। शर्म कीजिए आप लोग। तो ऐसे इंस्पेक्टर हैं क्यों? विवेक तिवारी जवाब नहीं दिया। वो अलवर का वो दलित जिसको पीट के मार दिया गया क्योंकि पीटने वाले समुदाय विशेष के लोग थे, इसलिए आप लोगों के मुंह में दही जम गया। जल्दी से संजय जी, जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, क्या
ऐसी सूरत कहीं से आपको बनती हुई दिख रही है कि इतना बड़ा इतिहास परिवर्तन हो सकता है? सत्ता में किसी की वापसी नहीं हुई अभी तक। नहीं, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए दोबारा चुनाव में जीत के आने की संभावना बहुत कम रही है यूपी में। आंकड़े बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सुधांशु जी ने भी एक बात का जिक्र किया, और वो बात सुधांशु जी क्या आंकड़े बता रहे हैं कि जितनी बड़ी जीत बीजेपी ने 2017 के चुनाव में की थी, इतनी बड़ी जीत भी पहले किसी पार्टी ने नहीं की है। तो प्रश्न चिन्ह भी लगाया जा सकता है। हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी इतिहास बदल सकती है यूपी का, जो कम से कम पिछले 30 साल 40 साल का इतिहास है, या ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। जो आगे के आंकड़े हैं शायद उससे कुछ चीजें स्पष्ट होंगी कि कितनी संभावना है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ सकती है या बीजेपी की सत्ता में आने की संभावना कम है। अब हम जल्दी से अपने दर्शकों को जरा ये यूपी के चुनावी हिसाब किताब में जरा 2014 और 2019 का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैं वो आंकड़ा दिखाना चाह रही थी 2019 के बाद बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, अगर वो आंकड़ा हम दिखा सके तो ये देखिए जो आंकड़ा है हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। 2014 के चुनाव में जो असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर सर देखिए जो गिरावट है साइड में सुधांशु जी दिख रहा है। 2014 के चुनाव के बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में मतलब उनके काबिज होने के बाद, वापसी तो नहीं कहलाएगी, काबिज होने के बाद असम हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, 5 से लेकर 16 कह लीजिए, इतना परसेंटेज गिरावट इन तमाम राज्यों में आया है। हम फिर 2019 का भी दिखाएंगे, उसके बाद भी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, बिहार, जो औसतन है लगभग 13% गिरावट वोट परसेंटेज में आई है। इसकी क्या वजह है? और फिर भी आप उम्मीद बांधे बैठे हैं कि यूपी में हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भी ऐड कर दीजिए ना, 2014 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए थे अधिकांश हम हारे थे। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 17 विधानसभा के उपचुनाव हुए जिसमें 14 हम हारे थे। मगर जब जनरल इलेक्शन होता है तो जनता को पता होता है कि निर्णायक जनादेश कहां देना है, तो हमने स्पष्ट रूप से जीता। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान में सहप्रभारी थे, इन लोगों की सरकार बनी, इनको बहुमत ज्यादा मिला, ठीक है, यद्यपि वोट में बहुत मामूली फासला था, 1.25 लाख का फासला था। मगर क्या हुआ लोकसभा में? 25 की 25 लोकसभा राजस्थान में हम लोग जीत के आए। इसलिए मैं कह रहा हूं वो आंकड़े किस परिस्थिति में है वो परिस्थिति देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, अच्छा अगर हम उस हिसाब से देखें तो आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, ठीक है। अगर आप उस दृष्टि से देखिए तो ये जितने 19 के बाद के चुनाव हुए हैं, बताइए, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, वहां तो पहले साफ हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल जो हमारी हार के रूप में गिनाया जाता है, वहां लाल भी साफ और पंजाब भी साफ। जबकि मैं कहना चाहूंगा 10 साल पहले 2011 तक चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहीं लेफ्ट के नेतृत्व में थी, यूपी का स्टेट इलेक्शन मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, योगी के नाम पर लड़ रहे हैं, या मोदी योगी दोनों मान रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। ये लड़ रहे हैं MY के नाम पे। इनका MY सबको पता, हम भी MY के नाम पे, मोदी एंड योगी यूथ के नाम पे लड़ रहे हैं। मोदी एंड योगी, महिला यूथ, ये व्यक्तिगत लड़ रहे हैं। फर्क इतना है, इनको व्यक्तिगत नाम से लड़ना है, इनका अपना एक परिवार है। हम लड़ रहे हैं महिला यूथ के नाम पे। ये फर्क हमारी आपने सोचा था इनका MY मोदी योगी? सुधांशु जी ने नया नहीं, सुनिए, मोदी योगी आपको ज्यादा हास्यास्पद नजर आ रहा है या उनकी महिला यूथ? अच्छा, महिला दर्शकों में छोड़ता हूं किसी अच्छा, महिला हास्यास्पद हो गई इस देश के अंदर में, हास्यास्पद हो गया। सपा के मुंह से आएगा तो लाठियों से मार रहे हो, अच्छा लाठियों से सर लाल कर रहे हो तो। संजय जी ये डेटा हमने इसलिए दिखाया, संजय जी ये डेटा हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम फैक्टर इन करना चाहते थे मोदी एंड मोदीज पॉपुलैरिटी, कि उनके सत्ता में आने के बाद इन राज्यों में भी गिरावट हुई है। 2014 के बाद भी हुई जिन राज्यों में चुनाव हुआ, और 2019 के बाद भी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, बिहार, औसतन 13% का फॉल है। हाँ, नहीं अंजना जी, इन आंकड़ों पे तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंकड़े स्वयं बोल रहे हैं। और आप देखें 2014 और 2019 में लोकसभा में बीजेपी की बड़ी जीत होती है, लेकिन इसके बाद 2014 के बाद जितने विधानसभा के चुनाव हुए, हाँ, और 2019 के बाद भी जितने विधानसभा के चुनाव देखिए ना सर, हम दिखा रहे हैं 17%, एवरेज 13 है। झारखंड में 22%, ये हम दिखा रहे हैं। बिहार जहां पर 11% की गिरावट हुई, हरियाणा में 21% और महाराष्ट्र में ये बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जहां पर बीजेपी के वोटों में गिरावट नहीं आई है जब विधानसभा के चुनाव उसी राज्य में होते हैं। ये जरूर है कि
वोटों की गिरावट के बावजूद बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई 2014 के बाद। लेकिन ये आंकड़े बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि अब बीजेपी का जो जनाधार लोकसभा में होता है उससे विधानसभा में उनका जनाधार खिसकता हुआ दिखता है। तो 2019 को अगर हम पैमाना मान लें यूपी में, जिसमें बीजेपी के पास 42% वोट थे, तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के वोटों में 8 से 10% की गिरावट होगी यूपी में, क्या उससे भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, या बीजेपी अपने वोटों को बचाने में सफल होगी। बचाने में सफल तो नहीं होती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं लोकसभा के बाद जब भी विधानसभा का चुनाव होता है उनके वोटों में गिरावट होती है। देखिए, एक शिकायत ये थी कोविड को लेकर आप सब ने घेरा बीजेपी सरकार को, लेकिन उन दिनों अखिलेश यादव भी गायब थे। आपको पता है कहाँ थे सर? बताइए मुझे। कहाँ नहीं थे आप बताइए ना। अरे आप पूरे, अरे एक दिन का आप बता दीजिए। अरे एक दिन का, यहाँ रोज का ले लो हिसाब। आप एक दिन अभी का नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि एनकैश करना होगा तो अभी एनकैश करना होगा। ये मौका है जब आपको आर या पार की लड़ाई लड़नी। देखिए सुधांशु जी, एक चीज शायद बोलते बोलते भूल जा रहे हैं। समाजवादी का पिक आपको 2022 में देखने को मिलेगा, जब 51% वोट आपके सामने होंगे और आप दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। तब आपको एहसास होगा कि पिक क्या होता है। वो आप अभी सपने में जी रहे हैं, अच्छी बात है। जहां तक समाजवादी की बात है, समाजवादी लोग हमेशा समाज के बीच में रहते हैं। जब कोविड काल था तब भी समाजवादी लोग लगातार मदद कर रहे थे। हम समाजवादी लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था, लॉकडाउन भी जब यहां लगा था, जो लोग हमारे स्टेट्स होकर गुजर रहे थे, तब भी हमने बोला था अगर यहां पे किसी तरह की घटना होगी तो 1 लाख रुपए की मदद और उसको घर तक पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। और जब यहां पे कोविड काल चल रहा था तो समाजवादी लोग ऐसे थे जो लोगों की मदद कर रहे थे खुलेआम, जब दौड़ दौड़ के, जबकि आपकी पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो आप। तब भी हम समाजवादी लोग मदद करने में पीछे नहीं हट रहे थे। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, किसी को खाने पीने की जरूरत है, या जिनके पास उस समय खाना पीना नहीं था, उनकी रोजगार नहीं था, उसकी मदद सिर्फ समाजवादी कर रहे थे। बीजेपी कब है? बीजेपी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर लेके इनके मुख्यमंत्री उड़े, हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवाई प्लान, और नीचे उतरे, फिर तो हवा में सब हवाई हो गया, कहीं कुछ है ही नहीं। जिस जगह जाते थे वहां पे कोविड के लोग मिलते थे, उसके बाद वहां से हट जाते थे, फिर पता चलता है यहाँ दुकान बंद। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, ठीक है, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी, जो इनकी गिरावट का फासला है ना 7%, 3%, वो आपका वोट परसेंटेज है अभी यूपी में, ये सच्चाई है। मैं सच्चाई को नकार नहीं रही हूं, लेकिन क्योंकि आंकड़ों में दिलचस्पी, एक और आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। 2017 के बाद से बिहार, जहां पर इवेंचुअली 12,000 का वोट का अंतर था दोनों घटकों में, बिहार और असम को छोड़कर बीजेपी अपने दम पर कोई असेंबली नहीं जीती है। जहां पर उन्होंने सरकारें बनाई हैं वो सबको पता है, साम दाम दंड भेद, एजेंसी और पैसे के बल पर बनाई है। ये 2017 से आंकड़ा देनी, डिस्प्यूट करना चाहिए तो कर सकते हैं। छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आपने इतना उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो अमेरिका की सड़कें, बंगाल के पुल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डैम ना दिखाने पड़ते, इधर उधर से विकास लाके ना दिखाना पड़ता। अगर आपने काम किया होता तो अपने दम पर चुनाव लड़ते। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, सच तो यह है उत्तर प्रदेश की जनता ने चला चली की बेला बना ली है। सुधांशु जी, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। चला चली की बेला है, पहले तो मैं लगाते हैं, एक लाइन में हवाई बता दूं, जहाज में बस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, काम नहीं करते। एक बात तो अखिलेश जी की बात बता दूं, कोविड काल में बहुत भाषण दे रहे थे और इनके नेता लंदन से बैठ के लखनऊ के बारे में भाषण दे रहे हैं। इनके नेता तो लंदन में बैठे हुए थे। बताइए कोविड काल में दूसरी बात थोड़ी, आप अपने क्यों झूठ बोलते हैं? आपके टर्न में नहीं बोला, झूठ है ना, झूठ नहीं बोला जाएगा। अपने जब अपना टर्न आएगा आपको जो बोलना हो बोलिए। किसके नेता के बारे में बोल रहे हैं? ये आपने अच्छा किया है, पहले नारे दिए जाते थे, अब बिना नाम लिए। अखिलेश जी कहाँ थे? टोपी वाले गए हुए थे, लाल टोपी वाले नहीं गए हुए थे। कहाँ थे? लंदन नहीं गए हुए थे। कहाँ थे? लंदन नहीं गए हुए, नहीं गए, क्या झूठ बोलने का अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, और ये बोल दिए सब ऐसे हवा में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ इस कदर बोलने लगी है कि कुछ भी आए बाएं साएं बोल के चले जाएंगे आप। इसके मतलब आपके नेता तो रहते ही नहीं है। कहाँ थे योगी जी? कहाँ थे? उनको बात पूरी अरे भैया, योगी जी कहाँ थे? योगी जी तो हर अमेरिका में थे, वो अमेरिका में थे, वो अमेरिका गए थे, वो आपको मालूम ही नहीं है। क्या तरीका? अरे जब आप लंदन भेज देते हो लगातार आप ऐसे कमाल है, कुछ भी बोल दोगे। अच्छा, और बहुत बड़ा समाजवादी है। समाजवादी लोग ऐसा जनता के बीच में रहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बता दे जिसके पास कोई पद ना हो, बता दे। ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, जवाब ना बताइए, सुनिए, भैया हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, फिर सुनिए भतीजा है,
बहू है, दूसरी बहू है, नाम बताइए बता कौन सा रह गया है? अच्छा ये बताइए, समाजवाद की बात ये बताइए, अब मैं बोल नहीं, आप जवाब लीजिए, भाग्य मत। ये बताइए, राजनाथ सिंह के 2 लल्ला, एक लल्ला विधायक, एक लल्ला प्रतिनिधि और दूसरे तीसरे लल्ला है राज्यसभा में बैठे हुए, जो पाले हुए लल्ला है। अब जो पाले हुए लल्ला वो भी राज्यसभा में, यहाँ तो परिवार के दोनों बेटे हैं ही, और जो एक खासम खां जो घर में पाले हुए हैं वो भी राज्यसभा में दे दिए जाते हैं। बताओ, ये हालत है परिवार का, परिवार बाहर से लाके भी। आप बताइए, वसुंधरा राजा सिंधिया, उनका बेटा भी एमपी, कल्याण सिंह उनका बेटा भी एमपी, उनकी बहू भी लोकसभा राज्यसभा पता नहीं कहां है, और मंत्री पोता। कितने लोगों को जिताओगे भाई एक एक परिवार से? आप बताओ ना अपना। मैंने सवाल ये पूछा था, समाजवादी मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से नहीं है क्या? तरीका है, यही तरीका है। दर्शक एक साथ तरीका है इस ढंग से भाई। अब ये लल्ला पॉलिटिक्स से आप लोग भी नहीं भाग सकते। तरीका है बहस करने का, हर चीज में बीच में छेड़ रहे हो इस तरह की बहस। अगर आपको मर्यादा है राष्ट्रीय चैनल में बहस करने की तो बोलिए महंगाई, अन्यथा जो आपको बेरोजगारी पे। तो मैंने पूछा रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता नहीं है, बताया तो मैंने। रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता नहीं है, बताए तो आप वो बोलिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए सभी टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एक परिवर्तन आया है, उन्होंने कहा कि विकास दिखाई नहीं पड़ता। अब ये बताइए, चाहे गोरखपुर का एम्स हो, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी, ये बताइए इससे पहले जब हमारी सरकार आई तो उस समय केवल 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, लखनऊ में और बनारस में, आज 7 हैं। ठीक, अभी जेवर वाले के मैं फंक्शनल की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये बताइए, उसी पूर्वांचल में जिसके जमाने में, आपके जमाने में पूर्वांचल की क्या छवि थी कि फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि मुंबई में जाके कोई मर्डर कर रहा है और उसके बाद कमिश्नर ये कह रहा साहब लोगों को पकड़ना मुश्किल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर आ रहा है और एक लड़का जाके गाड़ी में बैठ रहा और दिखाया जाता आजमगढ़ 500 किलोमीटर। आतंकवाद के आरोपी जहां पाए जाते थे उन जगहों में विश्वविद्यालय बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, और काशी से लेकर अयोध्या तक का बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यह बदलाव का दौर दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया, लपेट रहा हूं, आपसे कुछ लपेट रहा हूं, काहे कि चला गया ना, साइकिल जा रही है कबाड़े में, हाथी गिर रहा है जाड़े में, और पंजा नहीं अखाड़े में। अरे मंजा कम पड़ रहा है। दीजिए। अब देखिए, सवाल ये है, आप कह रहे थे गोरखपुर में एम्स बनाया आपने। गोरखपुर में एम्स की जमीन किसने दी थी? समाजवादी के समय पे। आप कह रहे थे हमने आजमगढ़ में क्या किया, यूनिवर्सिटी बना दी। अभी आप शिलान्यास करने चुनावी वक्त पे गए हो, यूनिवर्सिटी बन गई। कहां बन गई भैया, जरा हमें भी दिखा देना। आप कह रहे थे कि हमने यहाँ पे सारे वो बना दिए, क्या एयरपोर्ट बना दिए। अरे कुशीनगर का एयरपोर्ट समाजवादी की देन है, और आपने जेवर एयरपोर्ट में सिर्फ अपनी ईंट रखी है, अभी जमीन भी पूरी अधिग्रहण नहीं है, और माहौल ऐसा बना दिया जैसे लगता है एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। ये काम तो 5 साल पहले भी कर सकते थे ना, जो मार्केटिंग इवेंट आज कर रहे थे 5 साल पहले ईंट रखते तो आज उसका उद्घाटन कर रहे होते। आप एक काम ऐसा बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी के माध्यम से, जो काम योगी जी के माध्यम से बीजेपी में शुरू हुआ हो और सरकार खत्म होते होते आपने उसका उद्घाटन किया। एक बता रहा हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास आपके जमाने में हज हाउस बनता था, हमारे समय में भव्य काशी बन रही है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बोलिए, बताया हमारे जमाने में शुरू हुआ है, शुरू हमारे जमाने में शुरू हुआ है, और 24 में खत्म होगा। सुप्रिया जी बोल, सुप्रिया जी। सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे हैं और मैं आपसे वो उम्मीद नहीं करती हूँ जो आपके बहुत सारे बाकी प्रवक्ता करते हैं, आपकी इज्जत करती हूँ उस मामले में। आप बार बार ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर कंपेयर होता है। 8.4% का ग्रोथ में पिछले के कंपैरिजन में, पिछली बार ये ग्रोथ रेट 7.4% संकुचन हुआ था, गिरा था। 7.4 फीट एक बच्चा गिरता है और 8.4 फीट उठता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो सिर्फ 1 फीट जमीन से ऊपर है। अभी वो जमीन से ऊपर पूरी तरह से नहीं आया है। खैर, इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, महाराजगंज से आती हूं मैं, पूर्वांचल की आप बात कर रहे थे। महाराजगंज का अकेला मुख्यालय ऐसा है जो कि नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। हमारे पास रेलवे लाइन नहीं है अपने मुख्यालय पर, और ये प्रपोजल कांग्रेस ने क्लियर कर दिया था, वहां बनने वाली थी, आपकी सरकार बनी और आपने उस प्रपोजल को निरस्त कर दिया। ये कौन सी बात है? आप लोगों को हवाई जहाज, अरे आप गरीबों को रेलवे लाइन तो दीजिए। तीसरी बात, और ये मैं बात बिल्कुल कह के खत्म करती हूं, आप बार बार बात कह रहे हैं विकास की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हाथरस होता है, जहां पर शाहजहांपुर होता है, जहां पर उन्नाव होता है, जहां पर लोग कहते नहीं थकते कि ये रेप कैपिटल बनता जाता है। अपराध होना एक चीज है, राजनीतिक संरक्षण जो आपके द्वारा दिया जाता है वो दूसरी चीज है। ये गलत है और इसको किसी भी व्यक्ति को खड़े होकर गलत कहना चाहिए। आप बार बार जेवर की बात करते हैं,
चाइना का एयरपोर्ट दिखाना तो बंद करिए जेवर के नाम पर। आप लोगों ने क्या फजीहत करी थी कि चाइना के लोग इस बात को बार बार बोल रहे थे। फोटो डाल दिया सर, मतलब मजाक ही कर दिया आपने। आप शर्मिंदा कराते हैं। चाइना से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रखते हैं ना कम्युनिस्ट। अरे तो उसका एयरपोर्ट तो मत दिखाइए। चलिए ठीक है, जो क्षेत्रवार तरीके अलग अलग हिस्से हैं उनके भी आंकड़े हम अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के चुनावी हिसाब किताब में बुंदेलखंड। बीजेपी ये साल 2012 का है, जल्दी जल्दी दिखाइएगा क्योंकि लंबा आंकड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 19 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीटें बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के पास आई थी, 25% इनका यहाँ पर वोट शेयर था। तेजी से बीएसपी दिखाइए जल्दी जल्दी। ये हम आपको एक बार कंपैरिजन जब दिखा देते हैं तो बुंदेलखंड में देखिए 3, 5, 7 और 4 यहां पर 2012 में बीएसपी ने बेस्ट किया था। अगला लाइन, – 2017 हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहां पर बुंदेलखंड में बीजेपी ने एक तरफा स्वीप कर लिया था, 19 सीटें यहां पर आ गई थी। ये 2017 की बात है, पिछली बार जब ये जीते थे 45.90% वोट्स। चलिए अगला इलाका हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को जल्दी से। तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड में जो एक बड़ा योगदान रहा, पिछली बार जो जीत भारतीय जनता पार्टी की रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने पीक परफॉर्मेंस किया था, 101 सीटें एसपी की वहां पर आई थी, 30.46% इनका वोट परसेंटेज था। और जल्दी से अब 2017 का आंकड़ा यहां पर दिखा दीजिए क्योंकि यहां पर बाजी पलट गई और फिर 117 सीटें बीजेपी की यहां पर आ गई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए इस बार किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी परेशान थी और कृषि कानून वापस लेने का बड़ा फैसला माना जा रहा है कि पूर्वांचल की ही वजह से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ही वजह से लिया गया है। सबसे बड़ा झटका वहां पर लग सकता था किसानों को और जो 117 पिछली बार आई थी उनको वो समेट कर रखना चाहती थी। अगला इलाका जल्दी से दिखाइए। हम आपको अब मध्य उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दिखाते हैं, सेंट्रल यूपी, जहां पर एसपी ने अच्छा परफॉर्म किया। 2012 में 60% और 33% वोट था। जल्दी से 2017 का फ्लिप कीजिए, बाकी सब 7, 9, 3 आसपास थे। और उसके बाद से 2017 में जब आप आते हैं तो बाजी पलटी और मध्य यूपी में भी 67 सीटें 41.71% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई। बाकी सब सिमट कर रह गए 9, 2, 3 में। जल्दी से अब इसी पर कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या यही डर था सुधांशु जी, जिसकी वजह से आपकी सरकार, विपक्ष का आरोप रहता है कि आप लोग बहुत घमंडी हैं सर, कभी वापसी की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने कृषि कानून वापस लिया, ये पूर्वांचल का डर था क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, पूर्वांचल में एक भी जिला नहीं था जहां किसान का आंदोलन चल रहा हो। पश्चिम के 10 जिलों में चल रहा था, इसलिए पूर्वांचल में किसी भी प्रकार की इस तरह की बात का कोई संभावना नहीं। हाँ, बुंदेलखंड पे एक बात बता देना चाहता हूं। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, विकास की बात करते हैं, बुंदेलखंड विकास निधि केंद्र से आई थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी। तब 2 राज्यों को मिलती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पूरा खर्च कर दिया था, उत्तर प्रदेश खर्च ही नहीं कर पाया था। क्यों? 2-3 विभाग जिनमें बंटना था वो तय ही नहीं कर पाए। खर्चा कौन करे, क्यों? किसको मलाई खानी हो, तय नहीं हो पाया था। इस ढंग के विकास के कार्यों के साथ जब होता है तो जो आपने देखा ना, एकदम 0-0 बाकी हो गए और सारी की सारी सीटें हमको मिली। वो विकास बचा है क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जल्दी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और क्या सर अभी डिफेंस कॉरिडोर, मतलब खाली फीता ही काटने पहुंच रहे हैं आप लोग हर जगह। और सब चुनाव के वक्त होता है सर। ये हवाई जहाज का फीते पे उतरा था क्या? अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, डिफेंस कॉरिडोर आज तक बताइए कभी उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर रहा है? आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश से बनने जा रही है। कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि दक्षिण भारत से बाहर आके हाईटेक इंडस्ट्री बनेगी। जैसे इनकी बुलेट ट्रेन चल रही थी ना, वैसे ही बनाने जा रहे हैं। जैसे वो बनारस को क्यों बनाने जा रहे थे, क्या बाप रे बाप, रोड तो बना लो पहले, गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, घर के सामने की रोड तो ठीक कर लो प्रभु, आपके घर के पास ही घर है, उसको भी ठीक कर लो, वही कर लो तो हम समझ जाए कुछ कर लिया। नहीं है, अरे भैया लखनऊ तो है, सरकार आपकी है। और सुन लो, जब समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी जो एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ बना था, आगरा एक्सप्रेस वे बना था, जहाज उतारा था, उसी जहाज की नकल करके आपने जहाज उतारा। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी की देन थी और उसका भी शिलान्यास समाजवादियों ने किया था, शिलान्यास समाजवादियों ने किया था। 38% लैंड एक्वायर हो चुकी थी, उसका नाम भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था। उसका प्रूफ ये हुआ जब समाजवादी के वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले, आपकी योगी जी कहां जा रहे थे पता है? गाड़ी के पीछे पीछे। बैठा लो भैया, हमने बनाया, बैठाओ, नहीं बैठाएंगे। ये आप सीएम की नकल कर रहे हैं। अरे सीएम ही तो कह रहे थे, योगी जी बैठाओ भैया, पीछे जा रहे। अरे हमको बैठाओ, गाड़ी आगे भाग गई। और सुनिए, और समाजवादी
पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जब राष्ट्रीय ध्वज निकले, रात भर तक लाखों का हुजूम था। सुप्रिया जी, बताता है कि concluding remark, जल्दी से। किसके साथ है? मेरा सिर्फ ये मानना है कि कौन कैसे चल रहा था, किसने कैसे फर्जी फोटो शूट कराया, एक पर बायां हाथ, एक पर दाहिना हाथ, एक पर शॉल, एक पर अंगोछा, वो सारी बातें बेमानी है। होता है, आप लोग विज्ञापन जीवी हैं, आप लोग इवेंट जीवी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आपकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। कोरोना काल में अगर आप बोलेंगे आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, बेरोजगारों को आप बोलेंगे आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, आपकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना जरूरी है। सिर्फ 2 लाइन। सबको पता है आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है। जल्दी से। नहीं, इशारा बहुत साफ है कि ये इनकी पार्टी की जो स्थिति है, जो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचें कि खाली थाली दिखा के बहनों से ताली बटोर लेंगे तो नहीं होने वाला। जहां थाली भरी हुई है वहां हिस्सा दीजिए। हाथरस और शाहजहांपुर पे तालियां बटोरिएगा, ये सब मुद्दे नहीं समझती है क्या बीजेपी से? जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क संजय जी। इससे पहले कि हम आपको बताएं, अब हर सप्ताह संजय जी के साथ मिलकर हम वहां से जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहे हैं एक पर्सपेक्टिव में, ताकि आप समझ पाएं सत्ता वापसी क्या योगी की हो सकती है, क्या ये मुमकिन है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मामले पर ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं, हालांकि हाथरस हुआ, उन्ना, बहुत सारे मामले हैं सर, लेकिन बावजूद इसके उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड दिया, उससे लोग और भरोसा कर रहे हैं। क्या इस तरह के फ्लिप, ऐसा फ्री हैंड मिला कि भाग के पंजाब चले गए? इस तरह के फ्लिप खोजने में बड़े माहिर है ये लोग। ऐसा फ्री हैंड मिला कि विवेक ठीक है, जल्दी से कंक्लूडिंग, जल्दी से। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों की चर्चा या जिन चीजों पर हम विचलित होते हैं स्टूडियो में या ऐसे माहौल में, और कॉमन मैन जब आम जनता से बात करते हैं तो शायद आम जनता उन चीजों को पसंद करती है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करें और हम कहें कि अगर कोई अपराधी है उसको ठाए मार दो, तो हम तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये कोई सरकार चलाने का तरीका नहीं है। जनता को लेकिन जनता से अगर हम बात करें, कॉमन मैन इसको समझते हैं कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का एक तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता यूपी में समझती है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। कम से कम आम जनता तो ऐसी समझ रही है। अभी तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि योगी सरकार की वापसी होगी कि नहीं होगी। शायद आने वाले प्रोग्राम में हम इस चीज को और अनफोल्ड कर पाएंगे। अगले आने वाले प्रोग्राम्स में हम चर्चा करेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जो अपराध का हाल है उस पर भी चर्चा करेंगे। हम आंकड़ों के जरिए ये बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे तो आएंगे ही, कभी टोपी भी आएगी, जुमलेबाजी भी आएगी, तरह तरह के मुहावरे भी आएंगे, क्योंकि एक वक्त था जब नारों पर पूरे चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन आज क्या परिस्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। जनता के असल मुद्दों पर टोपी ना पहना पाए, क्योंकि जनता का मुद्दा रोटी है, टोपी नहीं है। आप देखते रहिए आज तक। आज तक